हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे द हिंदू डेली न्यूज एनालिसिस में। आज यानी कि 21 फरवरी 2025 के द हिंदू में क्या है खास, जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। सो द फर्स्ट न्यूज फ्रॉम द हिंदू टुडे, सुप्रीम कोर्ट से आ रही है पहली न्यूज। सुप्रीम कोर्ट स्टेज लोकपाल ऑर्डर ऑन पावर्स ओवर हाई कोर्ट जजेस। तो लिटरली सुप्रीम कोर्ट और लोकपाल के बीच में एक टसल सा क्रिएट हो गया है। और किस चीज़ को लेकर टसल क्रिएट हुआ है? एक ज्यूरिसडिक्शन को लेके कि जो लोकपाल है उसका ज्यूरिसडिक्शन कहाँ तक है। एक्चुअली हुआ क्या कि एक पर्सन ने कंप्लेंट की लोकपाल में। क्या कंप्लेंट की लोकपाल में कि हाई कोर्ट के एक जज ने एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के एडिशनल जज को, है ना, और बाद में एक हाई कोर्ट के जज को प्रेशराइज किया एक प्राइवेट फर्म के हक में फैसला देने के लिए, फेवर में फैसला देने के लिए। एंड वो जो प्राइवेट फर्म है ना, वो पहले काम करती थी उस हाई कोर्ट के जज के लिए जब वो एडवोकेट था। तो इस तरह से ये एक करप्शन का चार्ज बनता है। क्या हुआ एक्चुअली, है ना, एक कंप्लेनेंट ने, एक कंप्लेंट करने वाले पर्सन ने एक हाई कोर्ट के जज पे ये एलिगेशन लगाया कि हाई कोर्ट के इस जज ने, है ना, एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के एडिशनल जज को और हाई कोर्ट के एक और जज को प्रेशराइज किया है एक प्राइवेट फर्म के हक में फैसला देने के लिए कि भाई आप दोनों मिलके इस प्राइवेट फर्म के फेवर में फैसला दे दो। ठीक है। एंड उसने ये भी प्रूव किया लोकपाल के सामने कि ये जो प्राइवेट फर्म है ना, पहले ये प्राइवेट फर्म के लिए एज ए क्लाइंट काम करता था ये जज जब एडवोकेट था। तो इस चीज को लेकर टसल क्रिएट हुआ है। द ऑर्डर ऑफ लोकपाल चेयर्ड बाय फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस A.M. खानविलकर was based on complaint that additional high court judge has influenced an additional district judge and later another high court judge to decide in favor of private company. It was alleged that the company had been a client of judge during the latter's earlier years as an advocate. जब वो एज ए एडवोकेट काम करता था तो जो हमारा लोकपाल है उसने केस रजिस्टर कर लिया, है ना, एज ए करप्शन केस। ठीक है। और क्या उन्होंने बेस बनाया केस रजिस्टर करने से पहले? इन ए 13-page ऑर्डर the Lokpal concluded that High Court judges were public servant and came within the ambit of Lokpal and Lokayukt Act of 2023। है ना, क्या बोला लोकपाल ने कि जो हाई कोर्ट के जजेज हैं ना वो पब्लिक सर्वेंट हैं, तो इस वजह से ये हमारा जो लोकपाल और लोकायुक्त का जो ज्यूरिसडिक्शन है उसके एम्बिट में आते हैं, उसके अंदर आते हैं। ठीक है। इसी चीज को क्रिटिसाइज किया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आपका जो इंटरप्रिटेशन है ना हाई कोर्ट के जजेस को अपनी रेंज में लाने का, वो बड़ा ही कैसा है, डिस्टर्बिंग है। द सुप्रीम कोर्ट ऑन थर्सडे स्टेड ए लोकपाल ऑर्डर ब्रिंगिंग हाई कोर्ट जजेस अंडर इट्स ज्यूरिसडिक्शन, टर्मिंग द टॉप एंटी करप्शन ombudsman इन इंटरप्रिटेशन वेरी डिस्टर्बिंग। ठीक है। और कैसे किस बेसिस पे किया इन्होंने ये कमेंट? सुओ मोटो लिया था एक्चुअली, है ना। किस किस ने लिया था? 3 लोगों की बेंच थी, बेंच ऑफ जस्टिस B.R. गवई, जस्टिस सूर्यकांत एंड A.S. ओका। तो देखते हैं इस चीज़ में क्या निकल के आता है। जो बार काउंसिल है वो भी सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी हो गई है, और जो सीनियर मोस्ट जजेज हैं कपिल सिब्बल हो गए और जो हमारे सॉलिसिटर जनरल हो गए वो भी सुप्रीम कोर्ट के साथ मतलब इस चीज़ पे खड़े हुए हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसको जो लोकपाल या फिर लोकायुक्त के एम्बिट से बाहर रखना चाहिए। क्या होता है ये लोकपाल? मतलब मोस्ट अवेटेड एक इंस्टीट्यूशन है जिसके लिए बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए। ठीक है। एक स्टैच्यूरी बॉडी है ये, इट इज ए स्टैच्यूरी बॉडी। कब बनाई गई थी? अंडर द लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट ऑफ 2013। तो 2013 में एक एक्ट पास किया गया। ठीक है। क्या मैंडेट दिया गया है इसको? टू इंक्वायर इनटू एलिगेशंस ऑफ करप्शन अगेंस्ट सर्टेन पब्लिक फंक्शनरीज एंड फॉर रिलेटेड मैटर, यानी कि जितने भी करप्शन रिलेटेड इशू हैं, है ना, उनके अंडर जांच करने का जो है इसको अधिकार दिया गया है। अगर बात करें इसके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की तो 1+8 के स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, यानी कि एक चेयरपर्सन होता है और 8 मेंबर्स होते हैं। इन 8 मेंबर्स में से 4 मेंबर्स जो होते हैं जुडिशियल मेंबर्स होते हैं, एंड 4 मेंबर्स कहां से आते हैं? आपके वुमेन
SC, ST और माइनॉरिटी, और 4 जुडिशियल मेंबर्स होते हैं। बात करें इसके चेयरपर्सन की, तो चेयरपर्सन इसका मोस्ट प्रोबेबली कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड CJI होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या फिर जो सीनियर मोस्ट होता है। ठीक है, इसके अलावा 4 जुडिशियल मेंबर्स की बात करें तो ये भी सुप्रीम कोर्ट के जजेज होते हैं या फिर चीफ जस्टिस होते हैं। ठीक है, द चेयरपर्सन शुड बी ईदर ऑफ फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और ए फॉर्मर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, और एन इमिनेंट पर्सन हु फुलफिल्स द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ स्पेसिफाइड एज स्पेसिफाइड। ठीक है, जुडिशियल मेंबर की बात करें, जुडिशियल मेंबर ऑफ द लोकपाल शुड बी ईदर ए फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और ए फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। अगर ये 4 जुडिशियल मेंबर्स की बात करें तो या तो फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट का जज रहा होगा या फिर फॉर्मर चीफ जस्टिस रहा होगा किसी ना किसी हाई कोर्ट का। ए मिनिमम ऑफ 50% ऑफ मेंबर्स विल बी फ्रॉम SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज एंड वुमेन। यानी कि जो बचे कुछ 4 मेंबर हैं वो कहाँ से आएंगे? 4 जगह से आएंगे, 5 जगह से, SC कैटेगरी से, ST कैटेगरी से, OBC कैटेगरी से, माइनॉरिटी से एंड वुमेन कैटेगरी से। ठीक है, तो ये एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है इसका। अगर बात करें कि ये मेंबर्स कैसे चुने जाते हैं, चेयरपर्सन लोकपाल का और ये जो मेंबर हैं कैसे चुने जाते हैं, तो इसके लिए एक सिलेक्शन कमेटी होती है, एक सिलेक्शन कमेटी होती है। और इस सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन होता है? हमारा प्राइम मिनिस्टर होता है, जो कि सिलेक्शन कमेटी का कौन होता है? चेयरपर्सन होता है। इसके अलावा स्पीकर होता है लोकसभा का। इसके अलावा लीडर ऑफ अपोजिशन होता है इन लोकसभा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है या फिर उनके द्वारा नॉमिनेट किया गया कोई भी जज होता है, एंड 1 एमिनेंट ज्यूरिस्ट। यानी कि कुल मिला के इस तरह से 5 लोग होते हैं हमारे। एक तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो कि चेयरपर्सन होता है, स्पीकर, देन आपका लीडर ऑफ अपोजिशन, चौथा आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या इसके द्वारा नॉमिनेट कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज, एंड एक आपका प्रोमिनेंट ज्यूरिस्ट। तो 5 लोगों से मिलकर एक कमेटी बनती है, सिलेक्शन कमेटी बनती है, जो इन लोकपाल और लोकायुक्त का क्या करती है? सिलेक्शन करती है। ये सिलेक्शन करने के बाद किसी एक पर्सन का नाम रिकमेंड करके किसको भेजा जाता है? प्रेसिडेंट को भेजा जाता है, और प्रेसिडेंट उसको क्या कर देता है? पास कर देता है, और वो पर्सन क्या बन जाता है? या तो मेंबर बन जाता है या चेयरपर्सन बन जाता है ना। अगर बात करें कि कब तक ऑफिस होल्ड करते हैं, तो इनके ऑफिस होल्ड करने का जो टर्म है वो 5 साल, 5 ईयर या 17 ईयर्स की एज, जो भी पहले हो जाए। दे होल्ड ऑफिस फॉर ए टर्म ऑफ 5 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑन विच दे एंटर अपॉन द ऑफिस और अंटिल दे अटेन द एज ऑफ 70 ईयर्स विच एवर, है ना, इज अर्लियर। ठीक है, ज्यूरिसडिक्शन की बात करें तो ज्यूरिसडिक्शन में ऑलमोस्ट सारी गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर, सारे कुछ आते हैं। प्राइम मिनिस्टर को कुछ चीज़ों में एग्जम्पशन दिया गया है, लाइक इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड या फिर इंटरनेशनल विजिट से रिलेटेड। जैसे अगर कोई लगाता है कि प्राइम मिनिस्टर फ्रांस गए और उन्होंने वहाँ करप्शन किया, तो इस चीज़ से एग्जम्प्ट कर दिया गया है। ठीक है, इंटरनेशनल लॉज को छोड़ के, इंटरनेशनल विजिट को छोड़ के बाकी सारे लोग इसके दायरे में लाए गए, प्रेसिडेंट को बाहर रखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, दिल्ली में रिजीम चेंज हुआ है और पूरे 27 साल बाद बीजेपी की वापसी हुई है पावर में, एंड दिल्ली को फाइनली मिल गया है उसका एक नया चीफ मिनिस्टर। और ये चीफ मिनिस्टर कौन है? रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता टेक ओवर एज 9th चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। तो 9वीं चीफ मिनिस्टर बनी है टोटल अगर बात करें। और अगर बात करें फीमेल चीफ मिनिस्टर की सीरीज की, तो ये दिल्ली की 4th फीमेल चीफ मिनिस्टर है। कौन कौन रह चुकी है फीमेल चीफ मिनिस्टर इनसे पहले? सुषमा स्वराज, ठीक है, फिर आपकी शीला दीक्षित, देन आतिशी मरलेना, और इसके बाद हमारी रेखा गुप्ता। ठीक है, अगर ओवरऑल इंडिया में देखी जाए तो इंडिया में अभी कौन सी फीमेल चीफ मिनिस्टर हैं? 2 ही फीमेल चीफ मिनिस्टर हैं। तो ये सेकंड बनी है। पहली कौन है? ममता बनर्जी, वेस्ट बंगाल से। ठीक है, तो कल इन्होंने सौमन कर लिया, ओथ ले ली अपनी पोस्ट की, एंड बन गई है चीफ मिनिस्टर। इनके साथ कितने मेंबर्स ने लिए ओथ? कितने कैबिनेट मिनिस्टर? 6। यही तो रेशियो रहता है 1+6 का, यानी कि टोटल जो सीट है दिल्ली की उसका 10%, यानी कि 7 लोग, तो 6 लोगों ने ली। ठीक है, तो कौन बना है इनके साथ कैबिनेट मिनिस्टर? एक तो प्रवेश साहिब सिंह बने हुए हैं, प्रवेश साहिब सिंह वर्मा। इसके अलावा आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा,
रविंदर इंद्राज, कपिल मिश्रा एंड पंकज सिंह। ठीक है, बात करें अगर दिल्ली की, तो दिल्ली एक यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, बट बाकी यूनियन टेरिटरी जैसी नहीं है, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन का 69th अमेंडमेंट है, 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 1991 में हुआ था, वो दिल्ली को एक स्पेशल स्टेटस देता है। ठीक है, कैसा स्टेटस देता है कि भाई आप एक लेजिस्लेटिव असेंबली रख सकते हो। ठीक है, द 69th अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन was passed in 1991 giving Delhi the status of national capital territory, यानी कि दिल्ली को क्या डिक्लेयर करता है, एनसीटी डिक्लेयर करता है। द अमेंडमेंट ऑल्सो एस्टेब्लिश्ड ए लेजिस्लेटिव असेंबली एंड ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर दिल्ली। ठीक है, क्या कहता है ये एनसीटी एक्ट ऑफ 1991 कि दिल्ली में क्या होगी, एक लेजिस्लेटिव असेंबली होगी जिसमें कितने मेंबर्स होंगे, 70 मेंबर्स होंगे। ठीक है, एंड एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, जिस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कितने लोग होंगे, 1/10 ऑफ टोटल लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर्स, यानी कि 7 लोग। ठीक है, द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली वाज रीनेम्ड एज नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। ए लेजिस्लेटिव असेंबली वाज एस्टेब्लिश्ड बाय एनसीटी, council of minister was established by NCT, the lieutenant governor was appointed to administer the NCT, the legislative assembly could make laws for the NCT। ठीक है, तो ये 4-5 तरह के प्रोविजन किए गए। ठीक है, 70 मेंबर, ठीक है, 7 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी होता ही होता है हमारा। ठीक है, और जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो किसी तरह के रूल बना सकती है जो भी दिल्ली के ज्यूरिसडिक्शन में आते हैं वो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री wants OTT अगेंस्ट ऑब्सीन कंटेंट। अब एक कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। अभी कुछ समय पहले आपने देखा होगा, एक शो आया था इंडिया गॉट लेटेंट, इंडिया गॉट लेटेंट जब से शुरू हुआ एक कंट्रोवर्शियल शो बनकर ही रहा, क्योंकि बल्गर शब्दों का इस्तेमाल यहाँ पे बहुत ज़्यादा किया जाता था। सो अभी कुछ समय पहले क्या हुआ, कुछ पैनलिस्ट ऐसे बुलाए गए जिसमें बहुत प्रोमिनेंट फेसेस थे, लाइक रणवीर अलाहाबादिया, है ना, फेमस पॉडकास्टर, पीएम से लेके जितने भी सेंट्रल मिनिस्टर हैं या फिर जितने भी आपके टॉप लेवल के ब्यूरोक्रेट हैं या फिर इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, सबका पॉडकास्ट कर चुके थे। तो इन्होंने कुछ ऐसे कमेंट पास किए जो पब्लिक डोमेन में एक्सेप्टेबल नहीं है। इसके बाद क्या शुरू हो गया, एक मास आउटरीच शुरू हो गया। ठीक है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा कैपिटल पनिशमेंट की मांग करने लगे कि भाई फांसी दे देनी चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि बाहर देश से बाहर निकाल दो, एंड कुछ लोग मॉडरेट लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। ठीक है, बट हमें कहीं ना कहीं बीच में खड़े होना चाहिए ना हमें बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे जाना चाहिए कि कैपिटल पनिशमेंट दे दो, ना बहुत ज़्यादा मीडियोकर होना चाहिए ऐसे इशूज़ को लेके कि हम समाज में किसी को भी कुछ भी कहने की परमिशन देते हैं, है ना। एक लाइन हमें एज ए सिविलाइज सोसाइटी हमें ड्रॉ करनी होगी कि क्या हमें करना चाहिए एंड क्या हमें नहीं करना चाहिए। तो उसी को लेके अब जो हमारी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री है वो भी एक्शन में आ गई है, और इन्होंने सबसे पहली चोट की है ओटीटी। ओटीटी का मतलब क्या होता है, ओवर द टॉप। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा नेटफ्लिक्स, अमेजॉन वगैरह जो प्लेटफॉर्म होते हैं जो आपको, है ना, फ्री मूवीज, वेब सीरीज वगैरह दिखाते हैं, आप सब्सक्रिप्शन वगैरह लेते हो, तो इन्हीं पे सबसे पहले एक एडवाइजरी जारी करी है और इन्होंने बोला है कि भाई आप ऑब्सीन कंटेंट दिखाने से बचें। ठीक है, वार्निंग ओवर द टॉप स्ट्रीमिंग सर्विसेज अगेंस्ट ट्रांसमिटिंग एनी कंटेंट दैट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। द यूनियन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ऑन थर्सडे सेड दे शुड एंश्योर एज बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ कंटेंट। की मतलब सबसे पहले उन्होंने बोला है कि भाई आप कोई भी ऐसा कंटेंट, है ना, कोई भी वल्गर ऑब्सीन कंटेंट आप पब्लिश नहीं करोगे जिसको लॉ के द्वारा प्रोहिबिटेड किया गया है। बाकी आप जो भी कंटेंट बना रहे हो आप उसको क्या करोगे, एज बेस्ड क्लासिफिकेशन करोगे। ठीक है, कि ये जो कंटेंट है इसको 16+ देख सकते हैं, ये जो कंटेंट है इसको 15+ देख सकते हैं, ये जो कंटेंट है जिसको सिर्फ किड्स देख सकते हैं, है ना। तो आप एक एज बेस्ड क्लासिफिकेशन करोगे अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडियरी लाइबिलिटी एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल 2021।
द OTT platform should enforce age gating requirement for mature content, the ministry said in advisory, citing complaint from MP, statutory organization एंड पब्लिक। उन्होंने कहा कि भाई आपको एज गेटिंग रिक्वायरमेंट है ना इन्फोर्स करनी पड़ेगी जो भी कंटेंट आप बुक कर रहे हो पोस्ट। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भी है ना बोला है कि भाई हमें इस पे एक्शन चाहिए। ऑन ट्यूसडे सुप्रीम कोर्ट बेंच लेड बाय जस्टिस सूर्यकांत orally observed that the government needed to take some action on obscene content ऑन सोशल मीडिया कि ये जो ऑब्सीन कंटेंट सोशल मीडिया पे फ्लो हो रहा है इसके लिए गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए। द कोर्ट वाज हियरिंग ए केस ऑफ क्लबिंग FIR अगेंस्ट रणवीर अलाहाबादिया, द पॉडकास्टर who has been at the center of storm over a joke he cracked on YouTube India got latent। ठीक है, नॉट कंप्लीटली बैंड मतलब जो मतलब हमारे जो रूल्स हैं और जो हमारी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी कहती है कि देखो बैन से हमें बचना चाहिए, हमें रेगुलेट करना चाहिए, हमें अपनी सोसाइटी को इस तरह का बनाना चाहिए ना कि सोसाइटी जो एक जो बाउंड्री लाइन होती है डू एंड डोंट्स की वो समझ सके। बैन करना कोई सॉल्यूशन नहीं है। बैन करने से क्या होता है हम अपनी जो क्रिएटिविटी है ना उसको कहीं ना कहीं किल कर देते हैं कि कहीं कुछ क्रिएटिव आने वाला होता है एंड है ना जब वो सोचता है कि भाई है ना ये तो बैन हो जाएगा या फिर इस पे मुझे क्या हो जाएगी सजा हो जाएगी कुछ पनिशमेंट मिल जाएगी, तो बैन क्या करता है हमारी क्रिएटिविटी को किल करता है। तो मोटिव यही है कि बैन से बचें बट हमें अपने जो नॉर्म्स हैं उनको इतना स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करना चाहिए कि जो है ना हमारे सिटीजन्स हैं वो डू एंड डोंट्स की जो लाइन्स है उसको क्लियरली समझ पाएँ। यही मोटिव है ना ये हमारी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री की एडवाइजरी का एंड जो सुप्रीम कोर्ट की जो एडवाइस है कि भाई आप इन जो ऑब्सीन कंटेंट है इसको बैन करने पे फोकस करें, इसको हटवाने पे फोकस करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज US एड से आ रही है और हमारे इंडिया में इसके ऊपर शुरू हो गई है बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स। कांग्रेस सीक वाइट पेपर ऑन US aid funds, NGO aligned with Congress attempt to influence polls in country says BJP। ठीक है, तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही एक इंस्टीट्यूशन को लेके US एड को लेके है ना एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। ठीक है, जानेंगे US एड है क्या, पहले जानते हैं कि क्यों हमारे इंडिया में पॉलिटिक्स स्टार्ट हो गई है इस चीज़ को लेके। ठीक है, अभी कुछ समय पहले US के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप उन्होंने एक एलिगेशन लगाया कि US एड ने इंडिया में $21 मिलियन खर्च किए। ठीक है, वोटर टर्नआउट के लिए, यानी कि है ना ऐसी एक्टिविटीज में इंडिया के जनरल इलेक्शंस में पैसे खर्च किए गए US एड के द्वारा जिससे जो नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट थी उसको क्या किया जा सके, रिप्लेस किया जा सके और दूसरी गवर्नमेंट को है ना पावर में, दूसरी पार्टी को पावर में लाया जा सके। तो इसी को लेके क्या हुआ, बीजेपी ने अटैक करने स्टार्ट कर दिए हैं आपके कांग्रेस को कि भाई वो दूसरी पार्टी कौन है, दूसरी पार्टी मेन अपोजिशन पार्टी आप हो, तो मतलब इसका मतलब जो डोनाल्ड ट्रंप है एलिगेशन सीधे सीधे आपके ऊपर लगा रहे हैं। बीजेपी ने इस चीज़ को लेके कुछ आंकड़े भी रखे हैं। बीजेपी का कहना है कि देखो जब यूपीए पावर में थी तो क्या हुआ था कि जो US एड में जो फंड्स आते थे, जो US एड में जो फंड आते थे अंडर द यूपीए गवर्नमेंट 2004 to 2013 the Indian government received 204.28 million while NGO received 2114.96 million dollar। ठीक है, अंडर NDA गवर्नमेंट 2014 to 2024 गवर्नमेंट फंडिंग ड्रॉप्ड टू 1.5 मिलियन। ठीक है, वाइल NGO फंडिंग इंक्रीज टू 2579 मिलियन। यानी कि बीजेपी का कहना है कि जब से एनडीए की गवर्नमेंट, जब है ना यूपी की गवर्नमेंट थी तो US एड से जो पैसा आता था वो ज़्यादातर कहाँ जाता था, गवर्नमेंट फंडिंग्स में जाता था, सब ठीक था। ठीक है, बट जब से एनडीए यानी कि बीजेपी पावर में आई है 2014 से, तब से जो ज़्यादातर पैसा है वो एनजीओ की फंडिंग में लग रहा है।
और एनजीओ की फंडिंग के थ्रू ये किसको दिया जा रहा है, डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी को दिया जा रहा है, डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल कैंपेन में बांटा जा रहा है टू डिस्टेबलाइज बीजेपी। तो ये बीजेपी का आरोप है। कांग्रेस कह रही है कि भाई इसको सरकार को इस पे क्या लेके आना चाहिए, वाइट पेपर लेके आना चाहिए। वाइट पेपर क्या होता है, एक डिटेल्ड एनालिसिस होता है जिसमें है ना बताया जाता है कि सरकार जो यूएस एड से सरकार को कितना पैसा दिया गया, एनजीओ को कितना पैसा आया, नॉन गवर्नमेंट को कितना पैसा दिया गया, नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज को कितना पैसा दिया गया, तब हम इस चीज़ को लेकर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यूएस एड क्या है। यूएस एड अगर बात करें यूएस एड की, तो यूएस एड एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है अमेरिका की। ठीक है, एंड इसको बनाया गया था 1961 में, 1961 में बनाया गया था। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है, वॉशिंगटन डीसी, यूएसए ने। ठीक है, किसने बनाया था इसको, प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने बनाया था। और क्या ऑब्जेक्ट था इसका, ठीक है, दुनिया भर से पॉवर्टीज को, जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में जो पॉवर्टी है उसको ख़त्म करना है। इसके अलावा जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज हैं जो अंडर डेवलप्ड हैं या फिर वॉर से घिरे हुए कंट्रीज हैं, उनमें ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट प्रोवाइड करना। ठीक है, बट इसको अभी कुछ समय पहले क्या किया गया, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा गया कि हम यूएस एड को बंद कर देंगे, क्योंकि ये क्या कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट है ना गलत एक्टिविटीज़ में इसका पैसा जो है इस्तेमाल किया जा रहा है, और हम नहीं चाहते कि हमारे टैक्स पेयर का पैसा इतनी है ना गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, चलो नेक्स्ट, यू डिफेंड यूक्रेन प्रेसिडेंट आफ्टर ट्रंप कॉल से में डिक्टेटर। पूरे बेस्ट में अर्थक्वेक आया हुआ है। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद क्या हुआ कि यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने जेलेंस्की, वोलोदिमीर जेलेंस्की जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, उनको बोल दिया डिक्टेटर। और सीधे सीधे ये बोला कि ये पर्सन, इसने वॉर स्टार्ट की बिकॉज इसकी रेटिंग जो है गिरती जा रही थी, एंड वॉर स्टार्ट की ताकि ये पावर में बने रहे। ठीक है, अब ये पर्सन इलेक्शन नहीं करवा रहा है, क्योंकि अब इसको पता है अगर ये पर्सन ने इलेक्शन कराया तो ये हार जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि अभी जेलेंस्की कैसे कर रहा है, एक डिक्टेटर की तरह राज कर रहा है और अपने सैनिकों को क्या करवा रहा है ना, मरवा रहा है रशिया के हाथों। और इन्होंने एक टर्म और ऐड किया कि वॉर रशिया ने स्टार्ट नहीं की, वॉर यूक्रेन ने स्टार्ट की। इसी के पीछे पूरा का पूरा आउटरीच स्टार्ट हो गया है। पूरा यूरोप जो है, पूरा यूरोपियन यूनियन खड़ा हो गया है किसके साथ में, जेलेंस्की के साथ में। द यूरोपियन यूनियन ऑन थर्सडे हिट बैक अगेंस्ट यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एक्यूजेशन दैट यूक्रेन लीडर वोलोदिमीर जेलेंस्की वॉज ए डिक्टेटर। ठीक है, इन्होंने बोला है देयर कैन बी नो सॉल्यूशन फॉर यूक्रेन विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ यूक्रेन नॉर विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ यूरोपियन यूनियन। मिस्टर डी कियर्स मैकर सेड यूक्रेन सिक्योरिटी इज यूरोपियन यूनियन सिक्योरिटी। इन्होंने बोला है कि हमें कोई भी ऐसा फैसला मंजूर नहीं है ना, जो जिसमें यूक्रेन शामिल ना हो या फिर यूरोपियन यूनियन शामिल ना हो। ठीक है, अब डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि यूक्रेन और यूरोप को शामिल करना। 106, 107, 108, 108, 109, 110, 110 इससे ऊपर नहीं जाती है भाई, ये भाई करना पड़ेगा। इसी के लिए तो रशिया ने अटैक किया है कि ताकि ये नेटो में शामिल ना हो पाए। तो दोनों ही कंडीशन रशिया मानेगा नहीं, और डोनाल्ड ट्रंप भी इससे एग्री है कि भाई अनफेयर है, क्रीमिया वापस कैसे लिया जा सकता है ना। 2014 में जो चीज़ कब्जाई गई है वो रशिया कभी वापस नहीं करेगा, और नेटो में शामिल होना कभी वापस नहीं करेगा। तो इन दोनों एंटिटीज़ को शामिल करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने डिसाइड कर लिया है कि अब यूनिलैटरली रशिया के साथ जाके कोई भी एग्रीमेंट करेंगे और उसको यूक्रेन के ऊपर थोप दिया जाएगा। ठीक है, दैट इज वाई क्या कर रहे हैं, इसको कॉर्डन ऑफ कर रहे हैं, जेलेंस्की को, यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है इनको कॉर्डन ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं आपके यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। देखते हैं क्या निकल के आता है। बात करें यूरोपियन यूनियन की, है ना, तो एक एग्जाम्पल है पूरी दुनिया के लिए कैसे एक कॉन्टिनेंट के लोग मिल के साथ में है ना पीसफुली रह सकते हैं, विदाउट बॉर्डर्स रह सकते हैं। ठीक है, क्या है, एक सिंगल मार्केट है ये। इट हैज़ ए सिंगल मार्केट वेयर गुड्स सर्विसेज एंड कैपिटल कैन मूव फ्रीली। ठीक है, यूरोपियन यूनियन की बात करें तो नवंबर 1, 1993 को एस्टेब्लिश हुई थी। बहुत सारे इसके हेडक्वार्टर हैं। मैस्ट्रिच ट्रीटी के तहत ये सामने आई थी। ठीक है, तो ये रहा यूरोपियन यूनियन के बारे में। तो ये रहा आज का द हिंदू एनालिसिस। मिलते हैं कल यानी कि 22 फरवरी के द हिंदू एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।